हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 11th क्लास में जो फर्स्ट बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें हमारा नवा चैप्टर चल रहा है ऊष्मा का संतुलन एवं तापमान। इसी के संदर्भ में हमने कल सौर विकिरण के वायुमंडल में ऊपर गुजरना और सूर्य ताप के पृथ्वी की सतह पर स्थानिक जो वितरण है स्थान के आधार पर, उसके बारे में बता दिया था। आज हम बात करेंगे वायुमंडल का तापन एवं शीतलन, कि वायुमंडल किस तरीके से गर्म होता है और किस तरीके से ठंडा होता है, इसी के बारे में हम बात करेंगे बच्चों आज। तो देखिए, वायुमंडल का तापन एवं शीतलन। वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के अनेक तरीके होते हैं। वायुमंडल हमारा अनेक तरीकों से गर्म और ठंडा होता है। प्रवेशी सौर विकिरण, जो वायुमंडल प्रवेश करती है, सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी की सतह के निकट स्थित जो वायुमंडलीय परतें हैं, जैसे क्षोभमंडल, उसमें दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती हैं, ताप को फैलाती हैं। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे क्या होती है, गर्म होती है। निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की जो ऊपरी परतें भी हैं वो भी गर्म हो जाती हैं। यानी पहले निचली परत गर्म होती है और उसके बाद में ऊपरी परत गर्म होती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चालन कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। चालन तभी होता है जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। यानी ठंडा और गर्म जो तापमान वाले दो पिंड जब आपस में मिलते हैं तो उनमें क्या है, तापमान का संचार होता है। तापमान का संचार होता है, यही चालन कहलाता है। गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह चलता रहता है और ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों पिंडों का जो तापमान है वो एक समान नहीं हो जाता। यानी दोनों पिंड एक समान जैसे तापमान वाले नहीं हो जाते, तब तक ये ऊष्मा का संचार चलता है। अथवा उनमें संपर्क टूट नहीं जाता, या फिर वो दोनों अलग नहीं हो जाएं। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण है। जो वायुमंडल की निचली परत है, क्षोभमंडल, उसको गर्म करने में चालन सबसे अपनी अहम भूमिका निभाता है। पृथ्वी के संपर्क में वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है, ऊपर की तरफ उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। ऊपर की तरफ जो विभिन्न परतें पाई जाती है, समताप मंडल, मध्यमंडल, इनमें तापमान का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है, कन्वेक्शन कहलाती है। संवहन यानी धरातल से अंतरिक्ष की ओर वायु का संचलन होना। ऊर्जा के स्थानांतरण का यह प्रकार केवल क्षोभमंडल तक सीमित रहता है, क्षोभमंडल तक ही होता है। इसके बाद वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला जो ताप है उसका स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। यानी लंबवत का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु का संचरण होता है, जिससे ताप भी संचरित होता है। इसे अभिवहन कहते हैं, एडवेक्शन बोलते हैं। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का जो क्षैतिज संचलन है वो सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, विशेषतः उत्तरी भाग में, यानी गर्मी वाले इलाकों में, उत्तरी भाग में जो गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन है, जिसे लू कहते हैं, वो इसी अभिवहन का ही परिणाम है। क्षैतिज रूप से होता है, जैसे हमारे राजस्थान में लू चलती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। अब आता है पृथ्वी द्वारा प्रवेशी सौर विकिरण, जो लघु तरंगों के रूप में होता है। वो पृथ्वी की सतह को क्या करता है, गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है, यानी इसमें से ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। वायुमंडल में पृथ्वी से टकरा करके विकिरण होता है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से क्या करती है, गर्म करती है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। पार्थिव यानी पृथ्वी के द्वारा होने वाला तापमान का विकिरण पार्थिव विकिरण कहलाता है। ये देख सकते हैं हम, चित्र संख्या 9.2 में दिखाया गया है कि किस तरीके से पृथ्वी से टकरा करके कितनी इकाइयाँ चलती हैं। ये ऊष्मा के बजट में हम बताएंगे इसको पूरा किस तरीके से होता है, कि कुल 100%
विकिरण प्राप्त होता है, कुछ बादलों के द्वारा होता है, बादलों के अवशोषित, कुछ अंतरिक्ष द्वारा परावर्तित होता है, कुछ प्रकीर्ण विकिरण द्वारा होता है, और 34 ही इकाइयाँ हमारी पृथ्वी को प्राप्त होती हैं। तो ये आगे बताएंगे, ऊष्मा बजट में दे रखा है। इसके बाद देखिए दीर्घ तरंग दैर्ध्य, दीर्घ यानी बड़ी, तरंग दैर्ध्य विकिरण वायुमंडलीय गैसों, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। विकिरण पृथ्वी के द्वारा जो होता है, और इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, ना कि सीधे सूर्य ताप से। यानी कहने का मतलब सूर्य से ताप, पृथ्वी से टकरा करके तापमान का पार्थिव विकिरण होता है, और फिर ये ऊपर अंतरिक्ष की ओर जाता है विभिन्न वायुमंडल की परतों में। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली CO2 और अन्य ग्रीन हाउस गैसों जो हैं वो इस ताप को अवशोषित कर लेती हैं और ऊपर नहीं जाने देती हैं, जिससे हमारा वायुमंडल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तदुपरांत यानी इसके बाद वायुमंडल विकिरण द्वारा ताप को अंतरिक्ष में संचरित कर देता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह में वायुमंडल का तापमान स्थिर रहता है। अब आता है पृथ्वी का ऊष्मा बजट। जिस तरीके से एक देश का बजट होता है, एक परिवार का बजट होता है, ऐसे हमारी पृथ्वी पर ऊष्मा का बजट भी वैज्ञानिकों ने दर्शाने का प्रयास किया है। इसी के बारे में बात करेंगे कि कितनी इकाइयाँ हमारी पृथ्वी को प्राप्त होती हैं ऊष्मा की, और कितनी उसमें संचरित होकर के वापस चली जाती हैं। अभी बताया था चित्र संख्या 9.2 में पृथ्वी के ऊष्मा बजट को दर्शाया गया है। पृथ्वी ऊष्मा का ना तो संचय करती है और ना ही ह्रास यानी कमी करती है। ये अपने तापमान को स्थिर रखती है। ऐसा तभी संभव है जब सूर्य विकिरण द्वारा सूर्यातप के रूप में प्राप्त ऊष्मा एवं पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचरित ताप जो है वो बराबर हो। कहने का मतलब ये है कि जो सूर्य से प्राप्त जितना सूर्य ताप है वह पृथ्वी पर आकर के पृथ्वी से पार्थिव विकिरण के रूप में वापस उतना ही ताप चला जाए, तभी ये संभव होता है, तापमान स्थिर रहता है। कि मान के चलिए, देखिए एक उदाहरण दिया है कि मान लें कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्यातप 100% है। कितना? 100%। वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा का कुछ अंश परावर्तित, प्रकीर्णित एवं अवशोषित। परावर्तित का मतलब होता है अपना रास्ता बदलना वापस, प्रकीर्णन का मतलब फैलना, अवशोषित का मतलब होता है किसी भी गैस के द्वारा अवशोषित करना, सोख लेना हो जाता है। केवल शेष भाग ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। मान के चलिए 100 इकाइयों में से 35 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, लौट जाती हैं। 100 इकाइयों में से 27 इकाइयाँ बादलों के ऊपरी छोर से और 2 इकाइयाँ पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर के वापस चली जाती हैं। ये एक चित्र दिया हुआ है, देखिए पृथ्वी से विकिरण 6 और 17, संवेदन द्वारा +9, संघनन की +19। तो इस तरीके से ये पृथ्वी पर विकिरण जो है वो दर्शाया गया है इसमें। इसके बाद देखिए हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा लौट जाती हैं। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को क्या कहते हैं, पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना बच्चों। प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर, जो 35 इकाइयाँ अंतरिक्ष में चली हैं उसको छोड़ करके बाकी जो 65 इकाइयाँ वो अवशोषित होती हैं वायुमंडल के द्वारा, जिसमें 14 इकाई वायुमंडल में और 51 इकाई पृथ्वी के धरातल द्वारा। पृथ्वी द्वारा अवशोषित ये जो 51 इकाइयाँ हैं पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती हैं। जितनी इकाइयाँ हैं 51, इनमें से देखिए 17 इकाइयाँ तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं पृथ्वी से टकरा करके, 6 और शेष जो है 34 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती हैं, जिनमें 6 इकाइयाँ स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 इकाइयाँ संवहन के जरिए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो वायु का संचरण होता है वो संवहन कहलाता है, और 19 इकाइयाँ संघनन की गुप्त ऊष्मा, जो वर्षा होती है, वर्षा होने से पहले संघनन की प्रक्रिया होती है, जो गुप्त ऊष्मा के रूप में 19 इकाइयाँ इसमें काम आती हैं। तो वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। कितना? 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। इनमें 14 इकाइयाँ सूर्यताप की और 34 इकाइयाँ पार्थिव विकिरण की होती हैं। वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है। अतः पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण की इकाइयाँ जो हैं वो 17 और 48 हैं, जिनका योग जो है वो 65 होता है। कितना होता है? 65 होता है। वापस लौटने वाली ये इकाइयाँ उन 65 इकाइयों का संतुलन कर देती हैं जो सूर्य से प्राप्त होती हैं।
और यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन कहलाता है। यानी जितनी पृथ्वी सूर्य से प्राप्त करती है उतनी ही वापस भेज देती है, ये ऊष्मा का संतुलन या बजट कहलाता है। और यही कारण है कि ऊष्मा के इतने बड़े स्थानांतरण के बावजूद भी पृथ्वी ना तो बहुत गर्म होती है और ना ही अधिक ठंडी होती। इसके बाद देखिए बच्चों, अगला जो टॉपिक है वह है पृथ्वी की सतह पर कुल ऊष्मा बजट में भिन्नता। हमारी पृथ्वी की सतह असमान रूप से फैली हुई है और उसमें ऊष्मा बजट में भी भिन्नता पाई जाती है। जैसा कि पहले व्याख्या की जा चुकी है कि पृथ्वी की सतह पर प्राप्त विकिरण की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। पृथ्वी के कुछ भागों में विकिरण संतुलन में अधिशेष यानी अधिक होता है, संतुलन से अधिक होता है अधिशेष, जिसे सरप्लस पाया जाता है, परंतु कुछ भागों में यह ऋणात्मक यानी कमी रहती है। चित्र संख्या 9.3 में हम पृथ्वी के वायुमंडल तंत्र की शुद्ध विकिरण में अक्षांशीय भिन्नता को दर्शाया गया है। यह चित्र दर्शाता है कि शुद्ध विकिरण में अधिशेष जो 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों में अधिक होता है, लेकिन ध्रुवों के पास इसमें कमी डेफिसिट पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी गर्मी वाले इलाकों में ताप ऊर्जा ध्रुवों की ओर पुनर्वितरण होता है, यानी ध्रुवों की ओर विकृत होती है। फलस्वरूप उष्णकटिबंध ताप संचयन के कारण बहुत अधिक गर्म नहीं हो और ना ही उच्च अक्षांश अत्यधिक गर्मी के कारण पूरी तरह जमे हुए हों। इसके बाद में बच्चों बात आती है तापमान की। तो देखिए तापमान क्या होता है, जिसे इंग्लिश में टेम्परेचर बोलते हैं। तापमान कि वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्यताप की जो अन्योन्य क्रिया, भूपृष्ठ यानी धरातल के साथ में सूर्यताप की जो अन्योन्य क्रिया द्वारा जो जनित ऊष्मा प्राप्त होती है वो तापमान के रूप में मापा जाता है, वो तापमान कहलाती है। या ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है, वहीं तापमान किसी पदार्थ या स्थान की क्या गर्म या ठंडा होने का डिग्री में माप है। इसके बाद में आता है तापमान के वितरण को नियंत्रित या प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। देखिए तापमान हमारी हर जगह असमान पाया जाता है। इसके क्या कारण है कि किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। सबसे पहले उस स्थान की अक्षांश रेखा, कोई भी स्थान किस अक्षांश पर स्थित है उस अक्षांश के आधार पर तापमान में भिन्नता पाई जाती है। दूसरा समुद्र तल से उस स्थान की उत्तुंगता यानी ऊंचाई, जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, तो उससे क्या है तापमान में भिन्नता होती है। इसके बाद में समुद्र से उसकी दूरी, जैसे जैसे समुद्र से दूर उठता जाता है स्थान उसकी तापमान में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि समुद्र के किनारे स्थित जो शहर या नगर हैं उनमें तापमान समान रहता है स्थल समीर और जल समीर के कारण, यानी स्थल से जल की ओर चलने वाली हवा और जल से स्थल की ओर चलने वाली हवा, और जल से स्थल और स्थल से जल की ओर। तो इस तरीके से हवाएं समुद्र के किनारे समान रखती हैं तापमान, लेकिन इससे दूर हटने पर इसमें भिन्नता पाई जाती है। इसके बाद में वायु संहति का परिसंचरण, जो वायु पाई जाती है गर्म या ठंडी, उसका परिसंचरण भी तापमान में भिन्नता लाता है। उष्ण तथा ठंडी यानी उष्ण यानी गर्म और ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति। जिन स्थानों पर गर्म धाराएं चलती हैं उन स्थानों का तापमान अधिक होता है, जिन स्थानों पर ठंडी धाराएं चलती हैं उन स्थानों का तापमान कम होता है। तो ये तापमान को प्रभावित करती हैं। और लास्ट में स्थानीय कारक, स्थानीय कुछ कारक हैं जिनका प्रभाव तापमान के आधार पर पड़ता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, बाकी का कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।